नाजरीन, आज पाकिस्तान के सबसे पुरइसरार और बड़े कला के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कला 4 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। इस कला के 12 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर एक वली अल्लाह की कब्र है। इसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस कला को जिन्नात ने तामीर किया था। इस कला में एक रानी महल, मान सिंह हवेली, फांसी घाट और 3 कुएं हैं। इस कला को आज तक कोई भी फतह ना कर पाया। ये कला 948 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। इसको बनाने वाला बादशाह एक बेहतरीन जंगजू था। इस महल में एक मंदिर और एक मस्जिद भी तामीर की गई। आखिर वो मंदिर किसके लिए तामीर किया गया और मान सिंह कौन था और रानी महल में कौन सी रानी रहा करती थी, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज प्रोफेसर हबीबुल्लाह हबीब के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, काफी टाइम के बाद आपने टाइम दिया है उसके लिए। सर, ये इस किले के बारे में, जो किला रोहतास है, रूमर्स चलते हैं कि इसको जिन्नात ने तामीर किया है। इसके पीछे क्या हकीकत है? क्योंकि इसका जो दौरानिया है बनने का वो है 4 से 5 साल का और जो इसका हाथा है वो तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया है। तो ये इंसानों के बस की बात तो नहीं लगती। वैसे भी ये सवाल आज से 2 साल पहले भी एक इंटरव्यू में मेरे हालात दिल आप कर चुके हो कि ये जो महल है ये इंसानों ने ही बनाया, जिन्नात ने नहीं बनाया। अच्छा, तारीख हमारी जो लिखी गई है ना आदिल, वो मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है। आप देखना 2 पर्सपेक्टिव से हमने होता है कि तारीख आपकी फातहीन के तारीख दान लिख रहे हैं या मफतूह का तारीख दान लिख रहे हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं। फिर जो फातहीन है वहाँ पर भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जो मफतूहीन हैं उनके भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ यार ये 4 साल 8 माह में ये कला तामीर हुआ है, और आपको कोई बंदा कहे नहीं ये तो 7 सालों में तामीर हुआ है। अब 4 साल 8 माह की जो हम बात करेंगे उसका हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस, प्रूफ, कोई बुक, कोई रेफरेंस मौजूद होगा। और जो बंदा कह रहा है कि 7 साल या 10 साल में बना है उसके पास भी डेफिनेटली कोई एविडेंस प्रूफ होगा। तो कोई भी रख सकता है, किसी भी बात पे रख सकता है। वो डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे ही हम एक 100 साल से पीछे, बल्कि 100 साल के अंदर भी मुख्तलिफ चीजों में इख्तलाफात होते हैं। ऐसा ही है सर। तो जो इमारतें तामीर हुई है ना जिन्नात के हाथों से हिस्ट्री में, वो एक तो अहराम मिस्र के बारे में है कि वो टनों के हिसाब से एक एक पत्थर था वहाँ पे, और उसके दूर दराज तक वो उस तरह का पत्थर भी कोई नहीं था, कहीं से लेके भी नहीं आया जा सकता था अपने कंधों पे उठा के। ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उनका साइज बहुत बड़ा, ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसको, उसके अलावा मैथमेटिकल फार्मूलाज पे उसको देखें तो वो अहराम मिस्र के बारे में एक है कि वो जिन्नात ने शायद बनाया था। या फिर बैतुल मक़दस हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब बना था, जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि गालबन वो एक अपनी छड़ी जो है उसको पकड़ के बैठे हुए थे और जिन्नात उसकी तामीर कर रहे थे। सलमान अलैहिस्सलाम की छड़ी को दीमक ने खाना शुरू किया तो वो वहाँ से जब गिरने लगे तो फिर पता चला कि ये तो वसाल हो चुका है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का। वो बैतुल मक़दस जो है वो बनाया इन्होंने, जिन्नात ने बनाया। और अहराम मिस्र के बारे में कहा जाता है, ये जो रोहतास फोर्ट है इसके बारे में कहा यह जाता है कि जिन्नात ने बनाया है। लेकिन 4 किलोमीटर का जो आपका एक एरिया है इसका, और 12 दरवाजे इसके अंदर बताए जाते हैं, मतलब ये इस तरह का शाहकार है, बहुत बड़ा शाहकार। लेकिन जिन्नात को अगर 5 साल जिन्नात को भी लगने हैं यही महल बनाने के लिए, तो फिर इंसानों में और जिन्नों में, हाँ ये है कि लेबर फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लगाई गई थी। क्या फिगर होगा? 3 लाख का फिगर है कि ये बनाने के लिए 3 लाख लोग जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। हाँ, शाहू सुल्तान गालबन उसका नाम था कि जिसके ये कहा गया, शेरशाह सूरी ने जिसको ये हुक्म दिया कि आप कला बनाएं। मैं ये चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा एक वो है इमेज जो बनाया मैंने, ये मेरी रिक्वायरमेंट है डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह का मुझे आपने कला बना कर देना। कहा जाता है कि शाह सुल्तान एक छोटा कला बनाया। जब छोटा कला बनाया शेरशाह सूरी ने देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा इतना आया कि उसने कहा था कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, कि मैंने क्या बोला, इसने बनाया क्या है, बहुत छोटा कला बनाया। फिर जो वज़रा थे, मुशीर थे, उन्होंने फिर इनकी माफ़ी तलाफ़ी करा के तो उसे जनाब दोबारा एक मौका लेके दिया। उन्होंने कहा आप मौका दें, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फिर उसे जब मौका दिया गया तो उसने दोबारा ये कला बनाया और फिर 4 किलोमीटर के ऊपर उसने ये कला बना दिया, जिसमें 12 दरवाजे उसने बनाए और हज़ारों इसमें वो बुर्जियाँ हैं, और मतलब 4 इसमें वो हैं बावलियाँ हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसने इसके अंदर ऐड करके, मतलब बादशाह सलामत की जो मजाज है उसे उस पर गिरा ना गुजरे, तो उन्हें पसंद आ जाए। तो उसने बड़ा अच्छा ये, और विद इन 5 ईयर्स तकरीबन 5 सालों के टाइम पीरियड लगा था। 3 लाख लोग जब काम कर रहे हैं तो अगर एक एक ईंट भी लगाते हैं तो 3 लाख ईंट लग जाती है। सर, इसमें शेरशाह सूरी हैं जो, वो तारीख में जो देखने को मिलता है वो मुस्लिम थे और बहादुर मुस्लिम थे, तो उनके यहाँ एक मंदिर है
और एक वो हिंदू नाम से कुछ इमारत बनी हुई है, हवेली कुछ इस तरह से, उसके पीछे क्या पस मंजर है? शेरशाह सूरी ने यहाँ पे जो बनवाया था, इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट बनाई गई थी। मान जैसे सिंह की हवेली कुछ इस हाँ, तरह से। मान सिंह की हवेली, मान सिंह जो है उसके बारे में डिफरेंट आ रहा है। एक राय ये भी है कि ये बादशाह अकबर का सुसर था, तो उसके लिए एक हवेली बनाई गई थी। अब वो हवेली थी जो मान सिंह की, वहां पे मान सिंह साहब बैठते थे, तो वहां पे उन्होंने स्टे करना, आराम करना, या व्हाट्सएवर जो मीटिंग्स मुलाकातें वगैरह जो कुछ भी था। उसकी वजह ये भी थी कि यहाँ पर कोई भी आप देखें ना, महल नहीं है इस पूरे फोर्ट के अंदर, महल नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मेहमान भी आते थे वो खैमाजान होते थे, खैमे लगा करते थे यहाँ पे। तो क्योंकि ये बनाया ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, तो उस वजह से इन्होंने फिर मान सिंह के लिए एक हवेली अलग से तामीर करवाई। और इसी तरह रानी का महल जो है, मान सिंह और रानी के महल को बिल्कुल करीब करीब तामीर किया गया। ये रानी तो कौन थी? ये रानी महल, रानी जो है इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है। एक ये है कि ये अकबर इसकी बेटी थी, मान सिंह की बेटी थी रानी जो है। ठीक है, जिनके लिए हवेली बनाई गई वो उनकी बेटी थी, मान सिंह की बेटी थी रानी। तो उनके लिए भी ये आरामगाह थी, या उनका शेरशाह सूरी के साथ उनका कोई रिश्ता वगैरह? आरामगाह, उनके लिए भी आरामगाह। बस वो मुसाफत के लिए उनके लिए एक शेरशाह ठिकाना सूरी बना तो इसको विजिट भी नहीं कर सके। ठीक है। शेरशाह सूरी की जिंदगी, पहले उनका वसाल हो गया था शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी का वसाल हुआ कैसे था, उनके बारे में भी 2-3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये भी है कि शेरशाह सूरी का जो जहीरा था उसका बारूद का, वहां पे आग लगी, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी का जिस्म जो है वो जल गया था, जिसकी वजह से फिर उनकी मौत वाक़या हो गई थी। तो शेरशाह सूरी तो अपनी ज़िंदगी में इसको विजिट भी नहीं कर सके, नहीं दे सके। उनका बेटा था सलीम सूरी, खैर सलीम सूरी जो है उसने इसको विजिट किया। सलीम सूरी के फिर इसके रहा अंडर, सलीम सूरी के दौर में ही ये जो अभी आप यहाँ पे देखते हैं गाँव है, जो रोहतास का गाँव जिसे हम कहते हैं, ये रोहतास का गाँव भी ये साथ कस्बा मंडी हुआ करती थी। इसके शुमाल की साइड पे कस्बा मंडी थी, जनूब की साइड पे इसका एक वो टिल्ला जोगियां की तरफ जो जंगल हमारे जाते हैं, रास्ता जो जाता है वो टिल्ला जोगियां इस साइड पे था, जनूब की साइड पे, और इसके मशरक और मगरब दोनों साइडों पे 2 नाले थे। तो कस्बा मंडी जो है उसको फिर लोगों को उठा के सलीम सूरी ने आबाद किया इसके रोहतास फोर्ट के अंदर अंदर ले आए। तो रौनक लगाने के लिए, रौनक लगाने के लिए कह सकते हैं आप, लेकिन यह है कि तब इन लोगों को लेकर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आए। पहले इनके कच्चे मकान थे, अब देखें उन्होंने कोठियां बंगले बना लिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये इन्हीं के वही एक सिलसिला कार चल रहा है, जो सलीम सूरी की वजह से लोग यहाँ पे आए थे, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और अभी ये जो जगह है ये तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम होगी, क्योंकि अब उनकी विरासत में से कोई भी बाकी नहीं रहा। सर, इनके बारे में एक और रूमर चलता है कि जो जीटी रोड है, पाकिस्तान का ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, उसकी भी जो शक्ल है वो शेरशाह सूरी ने दी थी। शेरशाह सूरी ने ही ये बनाया था, ये जो आपका जीटी रोड आज का ये है, इस सदाकत है इस बात में? हाँ, शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। ये जितना भी मैप है, ऐसे ही है। ट्रैक इसका डिफरेंट हो सकता है, ट्रैक के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है कि ट्रैक एक तो जीटी रोड जो आपका जा रहा है ये ट्रैक है, इसके अलावा भी 2 डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही रास्ता बनाया था, शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। हुमायूं से तो इनकी जंग रही है, ठीक है, वो उसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, बहुत सारे वाकयात हैं, वो भी आपसे सुनेंगे। उसके अलावा इनको जो जेहलम है, जो ये इलाका है, इसमें किससे खतरा था उनको? शेरशाह सूरी को गखड़ों से था, गखड़ों के, और बेसिकली ये जो बनाया गया था फोर्ट, ये गखड़ों के डिफेंस के लिए ही बनाया था इन्होंने। तो सर, इससे पहले हमने एक वीडियो की जिसमें शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र था, तो उनका भी प्रॉब्लम गखड़ों के साथ, शेरशाह सूरी का भी गखड़ों के साथ, ये कोई बहुत बागी रहे हैं उस वक्त। ऐसे ही है, गखड़ों की शायद किसी के साथ भी लग सकी, ये हर और एक के ये साथ मैंने उस दिन गया था सिकंदर आजम की यादगार पे, अलेक्जेंडर दी ग्रेट जिसे कहा जाता है, तो उसका भी प्रॉब्लम गखड़ों के साथ रहे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। गखड़ों ने किसी को नहीं माना। गखड़ों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम रहे हैं। ये जैसे वजीराबाद का पुराना नाम गखड़ है, अब तो वजीराबाद के साथ है, छोटा सा वो इलाका है गखड़ का, तो पाया तख्त था इनका, डेफिनेटली इनकी एक अपनी हुकूमत थी, अपना तख्त था इन लोगों का। तो ये बस एक अपने स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे जिनका सभी के साथ प्रॉब्लम रहा। शहाबुद्दीन गौरी के पीछे भी ये लोग लगे रहे, और इसी तरह इसके साथ शेरशाह सूरी के इनका हाथ था। गखड़ों के बारे में कहा जाता है गखड़ों का था, दूसरा कहा जाता है कि खोखरों का था। तो इन लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी को भी इधर सोहावा के करीब उनको भी इन्होंने शहीद कर दिया। फिर हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का जो मामला रहा, हुमायूं बेसिकली बेटा था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। तो बाबर जो है वो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल में से था, और अमीर तैमूर जो है ये बेसिकली तातारी था। अब ये 2 डिफरेंट ट्राइब से, तातारी अलग थे, मंगोल अलग थे। अब ये जो मुगलिया है ना, ये बेसिकली मंगोल से ही मुगलिया हुआ है। तो ये जो अमीर तैमूर था ये बेसिकली तातारी था, ये मंगोल नहीं था, तातारी था। तो ये अमीर तैमूर की अब जंगें भी मुख्तलिफ लोगों के साथ रही। अमीर तैमूर के ऊपर कभी प्रोग्राम हमने किया, तो अमीर तैमूर को
मुल्तान में एक जंग में वो तीर लगा जिसकी वजह से लंगड़ा हो गया। फिर इसने सेंट्रल एशिया में मावराउन नहर में, फिर आगे टर्की में जाके बायजीद यलदरम के साथ इसने जंगे शंगे इसकी हुई अमीर तैमूर की। तो अमीर तैमूर की नस्ल से चलते चलते ज़हीरुद्दीन बाबर, और बाबर जो है ये इसकी बेसिकली उज़्बेकिस्तान में जाए पैदाइश ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की हुई थी। कहा जाता है कि पहला मुग़ल बादशाह था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है। और इसका जो नाना था इसे था फालज, तो जिसकी वजह से ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद नहीं कह सकता था, तो इसके मुंह से इसका नाम बाबर निकला था। एक रवायत ये है कि इसके मुंह से नाम बाबर निकला इसके नाने के मुंह से, जिसकी वजह से इसे फिर आगे बाबर का ही नाम दिया गया। तो इसकी वालदा जो है वो भी इसे बाबर ही कहती थी। सर एक जगह हमारे बाज़त आपकी बात कर रहा हूँ कि कलर का आ रहा है, वहाँ पे एक तख्त बाबर है, तख्त बाबरी शायद, तो वो उसी से रिलेवेंट उन्हीं का है। बाबर जो है उसका फिर बाबर का बेटा था आगे हुमायूं, और हुमायूं की भी एक है बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कहते हैं कि बाबर एक दफ़ा हुमायूं बीमार हो गया बहुत सख्त, तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो है इसने फिर अल्लाह पाक से दुआ की थी। इसने कहा था कि या अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी जो है मेरे बेटे को लगा दे, तो ये बच जाए, मैं ठीक हो जाऊं। तो वो फिर कहते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो बीमार होता और साथ हुमायूं जो है वो सेहतयाब होता हुमायूं बिल्कुल सेहतयाब हो गया, और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है उनकी फिर वफ़ात हो गई थी। गालबन 47 ईयर्स की एज में ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात हो गई थी। सर एक बड़ा मशहूर इनका वाकया है कि छुरी के साथ, नाइफ के साथ इन्होंने कहीं पे खाना खाया था शेरशाह सूरी साहब ने किसी बड़ी महफिल में, तो वहां से हुमायूं और इनका इख्तलाफ शुरू हुआ था। वो क्या कहा जाता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक दफ़ा दावत की, और उस दावत में उसने मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर, सिपा सलार, बादशाह और इस तरह के लोगों को इन्वाइट किया इसने। तो वहाँ पे शेरशाह सूरी भी आया हुआ था। तो कहते हैं कि वहाँ पे जब ये खाना खा रहे थे तो शेरशाह सूरी जो था ये उसको छुरी के साथ काट के, खंजर के साथ काट के उसको गोश्त जो है उसे खा रहा था। बाकी हाथों से खा रहे थे या जैसे भी, तो ये खंजर के साथ खा रहा था। तो इससे ज़हीरुद्दीन बाबर ने हुमायूं को तब ये कहा था, उसने कहा था कि इससे बच के रहना, क्योंकि इसका जो मजाज है उसमें बगावत नज़र आ रही है। तो कहते हैं कि शेरशाह सूरी जब वापस गए, अफगानिस्तान से थे बेसिकली, ये सूर उसी तरफ से था, तो उसके बाद फिर शेरशाह सूरी की और हुमायूं की काफ़ी सारी जंगें हुई। कनूजा की एक जंग हुई थी, तो उसके अलावा भी तकरीबन हर जगह पे ही हुमायूं को शिकस्त ही होती रही शेरशाह सूरी। सर एक बड़ा खूबसूरत वाकया इनकी जंग का कि जब वो हुमायूं फौज लेके आए तो ये शेरशाह सूरी आगे भागने लग पड़े और भागते भागते काबुल चले गए, और हुमायूं भी उनके पीछे काबुल चले गए, और वो घूमकर वापस फिर इधर आ गए, ना हुमायूं काबुल के रहे ना यहाँ आगे। ऐसे ही हुआ कि ये पीछे जब हुमायूं की फौज लगी थी शेरशाह सूरी की, तो ये काबुल में जब गए हैं वापस, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने शराब के जो कनस्तर हैं वो इन्होंने खाली किए। तो वो खाली करके तो फिर वहाँ से ये वापस हिंदुस्तान की तरफ इन्होंने मुँह कर लिया। अब हुमायूं यहाँ से निकल चुका था, ना इसके हाथ में हिंदुस्तान रहा ना इसके हाथ में अफगानिस्तान आया, तो दोनों जगहों पे इसको शिकस्त हुई। तो इनको कभी शिकस्त हुई है शेरशाह सूरी? नहीं, शेरशाह सूरी को शिकस्त नहीं हुई। हुमायूं को एक दफ़ा उसमें ये इनका क्या है जी, गंगा में एक दफ़ा बह गया था, डूब गया था ये हुमायूं शिकस्त के बाद में, जख्मी हो गया था, वहाँ पे डूब रहा था। तो वहाँ पे एक माशकी था, उसने हुमायूं को वहाँ से फिर निकाला, बचाया। हुमायूं के उसके अलावा भी आप देखें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने जिस तरह से डिवीजन की है अपनी स्टेट्स की, अपने भाइयों में जो इसने डिवीजन किए हैं, वो भी पॉलिटिकली इसके कोई डिसीजन इतने स्ट्रांग नहीं थे हुमायूं के, गलत डिसीजन थे काफ़ी सारे। सर अब किले के हवाले से कुछ मालूमात आपसे लेना चाहेंगे। यहाँ पे एक फांसी घाट बना हुआ है जहाँ पे फांसी दी जाती थी, और मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो वहां से बैठकर उस फांसी से लुत्फानंदोज होता। अब लुत्फानंदोज होता था या नहीं था होता, ये तो एक अलग बात है, लेकिन फांसी घाट और मान सिंह जो है इनकी हवेली के दरमियान बड़ा कम ही फासला है। फांसी घाट में ये कहा जाता है कि वहाँ पे उस दौर में सरेआम फांसी दी जाती थी तो मुजरमों को। तो फांसी दे के, तो एक रवायत ये भी है कि वो फांसी देने के बाद उसको उतारा नहीं था जाता वहां से, तो उसी वो गिद्धे, चील, कव्वे जो है उसके जिस्म को नोच के खाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। सर यहाँ पे एक कुआं है जिसमें वो सीढ़ियां बनी हुई हैं और नीचे जाके है, तो ये किस तर्ज का कुआं है? क्योंकि हमने तो जब भी ये कुआं देखा तो ऊपर से हम पंजाबी में कहूँ तो डोल डालकर वो निकाल लिया जाता है। बावलियां बनाई जाती थी, तो कला के अंदर 3 बावलियां, तो उनमें से बावली कहा जाता है। बावली कहा जाता है। इसमें 4 स्टेप्स के बाद एक बड़ा स्टेप आता है, वो उसका मोटिव क्या होता है? सांस लेने के लिए 18 से 20 स्टेप्स के बाद एक स्टेप वो बड़ा प्लेटफॉर्म सा बनाया गया कि जहाँ रेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 300 फीट की गहराई में वो पानी है, तो वहां तक जाते जाते डेफिनेटली बंदा थक भी जाता है। तकरीबन 300 कह रहा हूँ। तो वो ये है कि हर 18-20 के बाद वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि थक जाए अगर बंदा तो वहां पे स्टे करे, फिर 18-20 नीचे उतरे, फिर स्टे करें। तो ये बावली बनाई गई थी यहाँ पे। जहाँ पे एक दरबार भी बनाया गया है, रोजा है, कब्र है नीचे, तो वो किन की है? सुहेल बुखारी
तो ये रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में है कि इनका बड़ा वो था, एफिलिएशन थी शेरशाह सूरी के साथ। तो 1540 या 41 में इसको बनाना शुरू किया गया था कला में, और तभी वो यहाँ पे आ गए थे। और 1545 में ये कला कंप्लीट हुआ था। तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे इस कला के अंदर ही दफन किया जाए। तो यहाँ के इसके 12 दरवाजे और तकरीबन हर दरवाजे के साथ किसी न किसी अल्लाह के नेक वली का मज़ार मौजूद है। हाँ, ये जो आपने शुरू में बात की थी कि स्पिरिचुअल यहाँ पे जिन्नात का तो नहीं कह सकते, लेकिन स्पिरिचुअल पावर्स का यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अमल दखल रहा है। हर दरवाजे के साथ एक वली अल्लाह तकरीबन हर दरवाजे के साथ एक वली अल्लाह का मज़ार आपको मिलेगा। तो ये सुहेल बुहारी जो हैं, इनके बारे में तो कहा जाता है कि पंजाब के जो गवर्नर थे सर मेटकाफ गालिबन नेम था उनका, तो उनकी मिसेज एक दफ़ा यहाँ पे आई ब्लाउज वगैरह पहन के, तो उनके मज़ार के अंदर जाना उसने चाहा, तो कहते हैं कि एक सांप नमूदार हुआ, तो उस सांप ने इनका रास्ता रोका, इसका सर मेटकाफ की मिसेज का, तो उसे नहीं अंदर जाने दिया। और अंदर ना जाने देने की वजह उसकी ड्रेसिंग थी। तो अल्लाह के जो नेक वली हैं वो इस दुनिया से जाने के बाद भी वो नहीं पसंद करते कि उनके मज़ार पे कुछ हालत में आए। जी, अल्लाह ताला सब पे ख्याल बनाए। सर, या जब ये किला बन गया तो जो किला होता है वो जंग के पर्पस के लिए बनाया जाता है, नहीं तो महलात बनाए जाते हैं जहाँ पे रिहाइशगाहें होती हैं। तो यहाँ पे इस किले पे हमला हुआ? इस पे हमले तो होते हैं, इस किले पे हमले तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी हाइट आप देखें ना, 100 फीट हाइट है इसकी दीवारों की। तो इन दीवारों के अब इसके अंदर बहुत सारी बुर्जियां बनाई गई हैं। उसके अलावा इसमें इसके ऊपर से अगर कोई यहाँ पे हमला करता तो गर्म तेल उसके ऊपर गिराया जाता। डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये महल इस तरह का, ये कला इस तरह का है कि इसे आप नहीं कर सकते, नाकाबिले शिकस्त ये कला था। इस कला को तो किसी ने फतह नहीं हो सका, और यानी इसके बारे जब जिसने भी हमला किया वो नाकाम ही हुआ। और ये इसके बारे में ये भी है कि ये शायद एशिया का सबसे बड़ा कला है। अगर सबसे बड़ा नहीं है तो वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स, इसको रोहतास फोर्ट को कंसीडर, यूनेस्को ने 1997 में इसको एक इंटरनेशनल हेरिटेज। लेकिन पाकिस्तान का तो ये सबसे बड़ा किला ऐसे ही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े किले की सबसे बड़े किले की, और ये एजाज भी जेहलम शहर को हासिल है, जेहलम डिस्ट्रिक्ट को हासिल है। ऐसे ही है, ऐसे ही। चलें, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हबीब साहब से फिर दोबारा अगर जल्द टाइम मिल जाता है तो फिर किसी तारीखी मुकामात पे दोबारा तारीख जानने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और हबीब साहब के लिए भी दुआएं करिएगा और मेरे लिए भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।